कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो द्रव्य होता है, इस द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। हमने देखा केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं, और जो कोशिका के अंदर द्रव्य पाया जाता है केंद्रक से जो अलग होता है, उस द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जैसे गोल्जी बॉडी, रितिका, साइटोसोम्स एक्सेट्रा, जितनी भी चीजें होती हैं वह किसके अंदर होती हैं? कोशिका द्रव्य के अंदर होती हैं। कोशिका द्रव्य एक अर्ध पारदर्शक यानी कुछ दिखाई देना कुछ न दिखाई देने वाला एक कलात्मक द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य कलात्मक द्रव्य होता है और यह अर्ध पारगम्य होता है। यह प्रोटीन, वसा, कार्बोज और खनिज लवण से मिलके बना होता है। किस किस से मिलके बना होता है? प्रोटीन है, वसा है, कार्बोज है और खनिज लवण से मिलके क्या बना होता है? कोशिका द्रव्य बना होता है। इसके अंदर कोशिका द्रव्य में कई सजीव कोशिकांग और निर्जीव अंतर वस्तुएं मौजूद होती हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर कई सजीव कोशिकांग एवं कई निर्जीव अंतर वस्तुएं उपस्थित होती हैं। कोशिका की सजीवता के लिए, कोशिका को जिंदा रहने के लिए 18% कम से कम मिनिमम जो होता है 18% जल की आवश्यकता होती है। यानी कि किसी भी कोशिका के अंदर यदि 18% जल से कम हुआ तो कोशिका मृत हो जाती है। यदि यह जल जो है 18% की हम जल की बात करें मिनिमम, यदि जल की मात्रा किसी कोशिका में ज़्यादा है तो वह तरल होती है, तो उस अवस्था को सोल अवस्था कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य में जल की मात्रा यदि अधिक होती है तो उस अवस्था को, तरल में होता है वह, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? सोल अवस्था कहा जाता है। बट ऑब्वियस जब जल की मात्रा कम होगी तो वो क्या होगा? गाढ़ा होगा और उस अवस्था को जैल अवस्था कहा जाता है। यानी पानी का मात्रा ज़्यादा हुई तो सोल अवस्था, पानी की मात्रा कम हुई तो जैल अवस्था कहा जाएगा। पानी की मात्रा के अनुसार जो कोशिका द्रव्य है वह सोल और जैल के अंदर परिवर्तित होता रहता है। इसके केंद्र, जब हम इसकी कोशिका द्रव्य का क्या कार्य होता है, कोशिका द्रव्य में हमने देखा कई प्रकार की सजीव कोशिकाएं और निर्जीव अंतर वस्तुएं पाई जाती हैं, इसलिए इसके कार्य बहुत सारे होते हैं। इसके अंदर पाई जाने वाली सजीव कोशिकाओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं और उन सजीव कोशिकाओं का जो कार्य होता है वह सभी कार्य कोशिका द्रव्य के अंदर होते हैं। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। कोशिका के अंदर या कोशिका का जो शक्ति ग्रह होता है, एनर्जी होती है जिससे हमें मिलती है, वह होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली एक संरचना है जो कि 50 से 5000 तक यह उपस्थित होती है। किसी भी कोशिका में हो सकता है किसी कोशिका में 50 हो सकता है किसी कोशिका में 5000 हो। यह डिपेंड करता है वह कोशिका किस अंग में पाई जा रही है या वह कोशिका किस अंग का निर्माण कर रही है, उसके हिसाब से इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है। परंतु ये जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है, इसको हम कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर ठोस, दानेदार, सूक्ष्म कण, सूक्ष्म छड़ जैसी जो संरचनाएं पाई जाती हैं, उस संरचना को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन देखें तो यह 65 से 70% जो होती है वह प्रोटीन की बनी होती है, 25% यह फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और 5% 0.5% इसमें आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए यानी कि डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। वापस रिपीट कर देते हैं, 65 से 70% तक इसमें प्रोटीन पाया जाता है, 25% तक इसके अंदर फॉस्फोलिपिड पाया जाता है और 0.5% इसके अंदर राइबो न्यूक्लिक एसिड और डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। यह एक दोहरी झिल्ली से यानी कि डबल लेयर जो झिल्ली होती है इसके द्वारा बनी होती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हमने बात करी थी केंद्रक झिल्ली की और हमने बात करी थी कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली एक सिंगल लेयर होती है, जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह दोहरी झिल्ली के से इसको कवर्ड होती है है ना। और जो ये
दोहरी झिल्ली से मिलकर बनी होती है, और ये जो दोहरी झिल्ली होती है इसकी जो मध्य में जो स्थान होता है इसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थान कहा जाता है। दो झिल्लियों के बीच के जो मध्य में जो स्थान होता है इसे क्या कहा जाता है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थान कहा जाता है। इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थान से उंगली के समान कुछ संरचनाएं निकली जाती हैं। जो ये संरचनाएं दिखाई देती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। उंगली समान संरचना जो कि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल से दिखाई देती है इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हम वापस रिपीट कर देते हैं, हर कोशिका के अंदर पाया जाने वाली संरचना है। यह ठोस होती है, दानेदार होती है, सूक्ष्म छड़ की तरह दिखाई देती है। यह अलग अलग कोशिकाओं में इनकी संख्या अलग अलग होती है, किसी में 50 से लेके 5000 तक, डिपेंड करता है कि उसका कार्य क्या है, इसके हिसाब से उसकी संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे ध्यान रखिए, इसे शक्ति ग्रह कहा जाता है। किसी भी कोशिका का यह कोशिका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह 65 से 70% जो होता है वह प्रोटीन का बना होता है, 25% जो होता है वो फॉस्फोलिपिड का बना होता है, और 5% राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए और डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए से मिलकर बना होता है। यह एक दोहरी झिल्ली का मिलकर बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, हर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। दोहरी झिल्ली जो होती है इसके जो मध्य में स्थान होता है उसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थान कहते हैं, और उसकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ जो उंगली के समान सदृश संरचनाएं दिखाई देती हैं उसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह क्यों कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह इसलिए कहते हैं कि जो शरीर के अंदर जो एनर्जी आती है, जो एनर्जी संश्लेषण का कार्य होता है, वह एनर्जी संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसे किसी भी कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य जो होता है वह एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि एडेनिन डाइफॉस्फेट को एडेनिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करना होता है। एडेनिन डाइफॉस्फेट को यानी एडीपी को एटीपी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तब जाके इस जो सेल में होती है वह एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी का निर्माण होता है। इसी कारण से एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के कारण से इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स बहुत ही महीन छोटे माइटोकॉन्ड्रिया से भी छोटे अंतःप्रद्रवी जालिका से चिपके हुए पदार्थ होते हैं, इन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। यह भी जो केंद्रक द्रव्य में होते हैं इसमें फैले हुए रहते हैं। ये जो राइबोसोम्स होते हैं यह राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन से बने होते हैं, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से जो मिलके बने होते हैं उन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। इसमें 50 से 55% की वैरायटी के ऑफ प्रोटीन पाए जाते हैं। इन्हें कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहते हैं, क्योंकि इसका मुख्य कार्य जो होता है वह होता है प्रोटीन का निर्माण करना, जिससे कि हमारा शरीर चलता है, जो कि हम ऐसा न्यूट्रिशन जो कि हमारे शरीर के लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है, चाहे वह शिशु अवस्था हो या वृद्धावस्था हो, किसी भी अवस्था की बात करते हैं तब हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन जो होता है वह सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और प्रोटीन का जो निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है? राइबोसोम्स के द्वारा होता है। इसीलिए इसे प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। जब हम बात करते हैं आत्मघाती थैली की, यानी कि निश्चित रूप से वहाँ पे विघटन का कार्य होता है, यानी कि जो लाइसोसोम्स होते हैं वह कोशिका में अवांछित पदार्थों का अपघटन करते हैं, यानी कि विनाश करते हैं। जो यह लाइसोसोम्स होते हैं, जब इसे मालूम पड़ता है कि उस पर्टिकुलर वस्तु का निर्माण विघटन करना है तो वह जो उसकी जो झिल्ली होती है वो फट जाती है। फटने के बाद में वह एंजाइम्स जो होती है वो उसके अंदर ग्रहण कर लेती है। इस तरीके से जो लाइसोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन
वसा, कार्बोहाइड्रेट और अन्य पदार्थ का पाचन का कार्य यह लाइसोसोम्स करते हैं। यानी कि ये कहाँ पाए जाएंगे सबसे ज़्यादा लाइसोसोम्स? लाइसोसोम सबसे ज़्यादा जो पाचन अंग होते हैं, यानी का निर्माण जब लाइसोसोम्स जो होते हैं वह जो पाचन तंत्र होता है उसके अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं, क्योंकि पाचन तंत्र एक ऐसा अंग होता है, तंत्र होता है जिसके अंदर की पाचन का कार्य होता है, विघटन का कार्य होता है, और यही सबसे ज़्यादा उनकी जो कोशिकाएं होती है पाचन तंत्र की, उसके अंदर लाइसोसोम्स की जो संख्या होती है वह सर्वाधिक होती है। और यह कोशिका के अंदर जितने भी अवांछित पदार्थ होते हैं उनका जो विघटन का कार्य होता है वह लाइसोसोम्स करता है। इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि वह जो लाइसोसोम्स होते हैं वो अवांछित पदार्थ को देख के फट जाते हैं और जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें निगल लिया जाता है। केंद्रक के अंदर जो अन्य संरचनाएं पाई जाती हैं वो हैं सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स जो केंद्रक होता है कोशिका के अंदर, जो ठोस गोल जो संरचना पाई जाती है जो उसके मध्य में पाई जाती है, जिसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, उसके एक और सेंट्रोसोम्स पाया जाता है। सेंट्रोसोम्स होता है यह इसका जो चूंकि हम बोल रहे हैं ये केंद्रक के पास में पाया जाता है, अतः इसका जो प्रमुख कार्य होता है वह कोशिका का विभाजन करने का होता है। कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं उनका प्रारंभ करना और उनको कोशिका का विभाजन को नियमित करना, प्रोसेस को फॉलो अप करने का जो कार्य होता है विभाजन का, वह किसके द्वारा होता है? सेंट्रोसोम्स के द्वारा होता है। यह एक बेलनाकार, इसके जो सेंट्रोसोम्स होता है इसके अंदर एक बेलनाकार संरचना पाई जाती है जिसे सेंट्रिओल कहा जाता है। सेंट्रोसोम से आप सेंट्रिओल का नाम आसानी से याद कर सकते हैं। सेंट्रोसोम्स में जो संरचनाएं पाई जाती हैं बेलनाकार संरचना होती है जो कि केंद्र के विभाजन में प्रमुख रोल प्ले करती हैं। जो ये एक से दो पुत्री तारिकाओं में कन्वर्ट हो जाती हैं, इन्हें हम सेंट्रिओल कहते हैं। नेक्स्ट केंद्रक द्रव्य के अंदर जो पाई जाने वाली संरचना होती है वह होती है रिक्तिका। रिक्तिकाएं जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, यह बुलबुले के समान संरचना होती है। यह विभाजनशील जो कोशिकाएं एवं जो नवीन कोशिकाएं, यानी कि जो ऐसी कोशिकाएं जो कि बहुत ज़्यादा डिवाइड होने का कार्य करती हैं, या जो कोशिकाएं जो कि नई नई निर्माण होती हैं, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, उन कोशिकाओं के अंदर जो रिक्तिकाएं हैं वह ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर एक प्रमुख जो पदार्थ पाया जाता है वह होता है अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका झिल्लियों का एक जाल कहा जाता है, इन्हें अंतःप्रदवी जालिका कही जाती है। बैक्टीरिया है, वायरस हैं, स्तनधारी जो जीव होते हैं उनकी जो रेड ब्लड सेल होती हैं यानी लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर ये अंतःप्रदवी जालिका नहीं पाई जाती हैं। स्पेसिफिकली हम आपको वापस रिपीट करते हैं, उनकी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं बैक्टीरिया, वायरस और स्तनधारी जीव की बाकी कोशिकाओं में तो पाई जाएंगी, परंतु उनकी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसके अंदर यह कोशिकाएं अंतःप्रदवी जालिकाएं जो होती हैं वह नहीं पाई जाती हैं। यह ऐसी कोशिकाएं जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं, उनमें इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक है कणिकीय रेक्टिकुलम और दूसरी है अकणिकीय रेक्टिकुलम। वापस रिपीट कर देते हैं, अंतःप्रदवी जालिका एक जालीनुमा संरचना होती है जो कि केंद्रक द्रव्य में पाई जाती है और ये कुछ लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती हैं जो कि वायरस, बैक्टीरिया और स्तनधारी जीवों में होती हैं। इनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक है कणिकीय रेक्टिकुलम और दूसरी है अकणिकीय रेक्टिकुलम। और अंतःप्रदवी जालिका जो होती है उनमें ज़्यादा पाई जाती है, उन कोशिकाओं में ज़्यादा पाई जाती है, उन अंगों में ज़्यादा पाई जाती है जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। बच्चों अब हम एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका जो है यह किसी भी जीवित जो जीव होता है, चाहे वो पादप हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो एनिमल्स हो, उनकी जो बेसिक इकाई होती है उसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका जो होती है उनसे मिलके ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलके अंगों का निर्माण होता है और अंगों से मिलके शरीर का निर्माण होता है। ये कोशिका एक
कोशिकीय जीव भी होता सकता है और बहुकोशिकीय जीव भी हो सकता है। एक कोशिकीय जीव यानी कि अमीबा होता है और बहुकोशिकीय जीव यानी कि मनुष्य का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोशिका जो होती है यह मुख्यतः इसके में कोशिका झिल्ली जो होती है वो इसका एक बाहरी आवरण होता है जो कोशिका के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि कोशिका द्रव्य, साइटोसोम्स, केंद्रक द्रव्य आदि जो पदार्थ पाए जाते हैं उनको बाहर आने से यह रोकती है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर एक गोल ठोस पदार्थ पाया जाता है, संरचना पाई जाती है। उस संरचना को केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है इसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिकीय द्रव्य, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। हर कोशिका के अंदर केंद्रक का होना आवश्यक होता है। केंद्रक जो होता है इसके अंदर बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। केंद्रक द्रव्य के अंदर केंद्रक जो द्रव्य होता है, केंद्रक जो होता है वह एक चारों तरफ से एक झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है। इसे हम केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। कोशिका जो एक बाहरी आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। केंद्रक के अंदर जो आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जो कोशिका होती है यह जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है और केंद्रक द्रव्य के अंदर क्रोमोटिन जालिका पाई जाती है, यानी एक जालिका पाई जाती है। बहुत सारी संरचनाएं होती हैं इसके अंदर, महीन धागे के समान संरचनाएं होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमोटिन जालिका कहते हैं। क्रोमोटिन जालिका जो होती है वह कोशिका विभाजन का कार्य करती है। उसके अंदर क्रोमोटिन जालिका, जब कोशिका का जो विभाजन हो रहा होता है तब इसमें महीन पतले धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। यह क्रोमोसोम्स जो मनुष्य में होता है वो 46 होते हैं और यह एक वंश से दूसरे वंश तक जो गुणों का जो प्रदान होता है उस प्रदान का कार्य या उसकी जिम्मेदार जो होता है वह क्रोमोसोम्स पाया जाता है। हर जीव के अंदर अलग अलग संख्या क्रोमोसोम्स की पाई जाती है। ये तो हुआ केंद्रक की बात। केंद्रक के बाद हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में बहुत सारी छोटी छोटी वस्तुएं पाई जाती हैं, चीज़ें पाई जाती हैं जो कि कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती हैं चारों तरफ से। और हर जो होती है कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली चीज़ों का अलग अलग कार्य होता है। हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम कोशिका का शक्ति ग्रह भी कह जाते हैं। यह एक उंगली समान संरचना होती है। इसके अंदर दोहरी झिल्ली से बना होता है। जब अंदर की तरफ की जो झिल्ली होती है कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की, इसके अंदर उंगली के समान कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। जो उंगली के समान जो संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें क्रिस्टी नाम कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह कोशिका का या सेल का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यह एडेनिन डाइफॉस्फेट को एडेनिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, यानी कि एडीपी को एटीपी के अंदर कन्वर्ट करता है। कोशिका के अंदर बहुत सारी संरचनाएं, अलग अलग तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। हम बात करते हैं रिक्तिका की। रिक्तिकाएं जो होती हैं यह बुलबुले समान संरचना पाई जाती हैं। यह जो नवीन कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर, या नवनिर्मित कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर जो रिक्तिकाएं होती हैं इसका ये बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं। कोशिका जो होती है वह हर जीव की बेसिक यूनिट होती है। कोशिका के बिना जीवन असंभव होता है। कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने इसका देखा गया था या इसको पाया गया था या इसको फाउंड आउट किया गया था। इसके बाद में कोशिकाओं के अलग अलग रूप में को जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजीज एडवांस होती गई, इसके अंदर से बहुत सारी जो फाइंडिंग्स नई नई फाइंडिंग्स होती जाती हैं। परंतु कोशिका के जो बेसिक सिद्धांत है वो 1838 और 1839 में श्वान के द्वारा दिए गए थे। उनके जो बेसिक सिद्धांत हैं वो अभी तक हमारे जीवन में लागू होते हैं। कोशिका जो होती है वह जीवन की बेसिक इकाई होती है।